आज हम इस लेक्चर के माध्यम से स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल और एक्सरसाइज 7.8 का इंट्रोडक्शन। और एक्चुअल में 7.8 तो है ही, साथ साथ 7.9 का भी इंट्रोडक्शन यही रहेगा, क्योंकि सब 7.8 एंड 7.9 दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। बहुत मतलब एक तरह से ये मानिए आप एक ही हैं। तो 7.9 में एक्चुअल बताने के लिए कुछ खास अलग से नहीं है। जो बातें 7.8 में बताई जाएंगी ना आपको, वही सब चीज़ें हम 7.9 में यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम बात करेंगे कि एक्चुअल में 7.8 या फिर 7.9 दोनों में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम इंटीग्रल का एक नया रूप देखेंगे। आज से हमने अभी तक जो पढ़ा था ना, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो था इनडेफिनेट इंटीग्रल। वो क्या था? इनडेफिनेट इंटीग्रल। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था वो तो था इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, अब जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नया, उसका नाम होगा डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो बताएंगे आपको भी। उससे पहले एक बात और, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ 7.8 या फिर 9, ये न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग हो रही है। क्योंकि पुराने वाली एनसीईआरटी में 7.8 को एक जो जिन बच्चों के पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो उनमें जो 7.8 है उसमें एक नया टॉपिक है इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट। इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी सीबीएसई में। एनसीईआरटी सीबीएसई में अब हमारे सिलेबस में ये नहीं है, तो इस टॉपिक को हमने ड्रॉप कर दिया है फिलहाल। यहाँ से इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर किसी अदर स्टेट बोर्ड के किसी बच्चे के सिलेबस में ये टॉपिक है और कोई इसको पढ़ना अगर चाहता है तो मैं उसको कमेंट करके बताए अलग से, मैं अलग से उसके लिए वीडियो बनाकर यहाँ पर एक अपलोड कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल एनसीईआरटी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो इसको मैं से हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो अब आता है मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक रफ आइडिया देने वाला हूँ, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या फ़र्क है, क्या मतलब है इनका, और उसके बाद फिर हम आगे की जो भी हमारी प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल बताया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.7 तक ख़त्म किए न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक, उसमें हम इस तरह के सिंबल का यूज़ करते थे। fx एक फंक्शन होता था इंटू dx, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे, आंसर जो आता था वो भी x में आता था। मतलब x का एक नया फंक्शन बन के आता था कुछ ना कुछ, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये सब हमने अब तक पढ़ा है। c होता है इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, मतलब अपनी इच्छा से हम इसमें कुछ भी कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। और इसके बारे में सब बातें मैंने आपको 7.12 के इंट्रोडक्शन में बता दी थी। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने आपको वही समझाया था। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सी के ऊपर डिपेंड करता है। सी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं हम, एनीथिंग। तो ये इनडेफिनेट होगा, ये अनिश्चित होगा मतलब। ठीक, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब इसका आंसर जो आएगा ना क्वेश्चन में, जो आंसर आपका आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में, अगर मैं कभी शॉर्ट लिखता हूँ डी आई तो समझ जाना डेफिनेट इंटीग्रल। अब भी हमको एक फंक्शन मिलेगा, और इस इंटीग्रल के सिंबल पर कुछ वैल्यू लिख के मिलेंगी, एक ऐसे, और इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करके जो अब फाइनली आंसर आएगा ना वो एक्स में नहीं आएगा, वो कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू निकल के आएगी। मान लो 1/8, कुछ भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, कुछ भी आ सकती है। तो इसलिए हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है? डेफिनेट। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब वैसे ही एक बात करने के लिए बता रहा हूँ। मेन बातें मैं आपको भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हम एक्चुअल में करेंगे क्या। ठीक, तो 7.1 से लेकर 7.7 तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, जिसमें कि हम c प्लस करते थे। वो सब बातें अलग थी कि c क्यों प्लस करते थे, कैसे करते थे। अब क्या होगा? अब होगा हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, जिसमें हम 7.8 से लेकर 7.9, 10 जो भी इससे ज़्यादा आगे की आएंगी वो सब डेफिनेट इंटीग्रल के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो अब थोड़ा हम आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ना डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में कुछ वैसी बातें बता रहा हूँ जिसको अभी आपको नोट ज़्यादा खास मत करना फिलहाल। थोड़ी देर में मैं आपको बाकायदा टॉपिक वाइज पॉइंट पढ़ाऊँगा, वहाँ से आप बातों को स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप दे दिया है कि हम चैप्टर में करने क्या वाले हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या है अगर आप थोड़ा सा समझो,
आप ऐसे मान सकते हो, अगर हम इंटीग्रल को किसी इंटरवल में सोल्व कर रहे हैं, अगर हम इंटीग्रल को किसी इंटरवल में सोल्व करते हैं, ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेट इंटरवल की डेफिनेशन नहीं है। अगर हम इंटीग्रल को किसी इंटरवल में सोल्व करते हैं, अगर हम इंटीग्रल को किसी इंटरवल में, मान लो कि ये कोई इंटरवल दिया मेरे को, ए इंटरवल ए टू बी, इस तरह के इंटरवल सोल्व करते हैं, तो हम उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल जो होगा ना, वो एक कोई इंटरवल में ही सोल्व होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई इंटरवल नहीं होता, उसको हम ऑल रियल नंबर के लिए सोल्व करते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल को हम एक इंटीग्रल में ही सोल्व करेंगे। और इसकी वैल्यू कैसी होती है, डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक कांस्टेंट होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें ये जो कांस्टेंट हम सी जोड़ देते ये नहीं आएगा, वो जो आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ देते ना वो नहीं आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम एक इंटरवल में सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट, एक डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू आएगी, और कांस्टेंट जो होता है आर्बिट्री कांस्टेंट वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक। डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करना, डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करने की अगर बात करूं तो इसको सोल्व करना कोई अलग बात नहीं है। जैसे हमने अब तक 7.7 तक क्वेश्चन किए हैं, लगभग हम वैसे ही क्वेश्चन अब करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा। हम करेंगे क्या, डेफिनेट इंटीग्रल को हम एज इनडेफिनेट इंटीग्रल ही सोल्व करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन को भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के मेथड से ही सोल्व करेंगे, एंड बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे उसके अंदर। वो कैसे करेंगे उसको बताएंगे आपको भी, बाद में उसको क्या कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व करेंगे, एज इनडेफिनेट इंटीग्रल ही सोल्व करेंगे, एज इनडेफिनेट इंटीग्रल ही हम उसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद हम उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है, लिमिट्स का क्या चक्कर है, ये सब हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, ये पहले बता कर चलूँगा आपको, ठीक। तो पहले मैं अब आपको ये सब बातें वैसे ही थी, अगर आप चाहो नोट कर सकते हो, लेकिन ये कोई ऐसे नोट्स नहीं थे कि आप इनको कोई इम्पोर्टेंट मानो, ठीक। ये सब बातें मेरे को बताइए, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलो अब जो मेन टॉपिक है, जो मेन एजेंडा हमारे इस वीडियो का है, जो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये सब मैंने इधर पॉइंट लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको बता दूं पहले कि हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं अभी आपको बताऊंगा डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन एंड हाउ टू एवेल्यूएट, मतलब डेफिनेशन कराऊंगा, और डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन बताऊंगा, और डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व कैसे करते हैं उसके लिए हम एग्जाम्पल 25 है हमारी बुक में, एनसीईआरटी में, उसके 4 पार्ट हैं, तो वो हम साथ साथ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन बताने वाला हूँ, कि अगर कोई आपसे पूछ बैठे कि भैया डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, तो आप उसको बोल सको इन राइटिंग का मतलब। फिर डेफिनेट इंटीग्रल एंड हाउ टू एवेल्यूएट, डेफिनेट इंटीग्रल को हम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स क्या होती हैं, सब बातें बताऊंगा अभी आपको। फिर मैं आपको एग्जांपल 25 पहले ही कराऊंगा अभी साथ साथ, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, क्यों ये पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है। फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ मेथड, जिन मेथड्स की हेल्प से हम डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। फिर मैं आपको मेथड बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअल में क्या है। और जब कोई हमसे पूछेगा ना कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, तो उसका बिल्कुल सटीक आंसर हमको यहीं से मिलेगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, जब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको पहले ही नहीं समझा सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले आपको उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को, उसमें लिमिट्स क्या होती हैं, सब बातें आपको मैं बताऊंगा पहले, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारी इस वीडियो का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा एरिया फंक्शन, फिर मैं आपको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, और फिर 2 एग्जाम्पल और कराऊंगा जो 7.9 के होंगे हमारे, ठीक है। ये हमारा इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन के बारे में, उसको हम
एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में, और फिर देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन। तो ये बनती है लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, let f(x) be a continuous function in interval a b। ये सब बातें आपको पता है पहले से, कॉन्टिन्यूस क्या होता है और कॉन्टिन्यूटी एंड इंटरवल क्या होती है। let f(x) be a continuous function in interval a b, then definite integral of f(x) represented by then definite integral of f(x) represented by। अब सुनो, डेफिनेट इंटीग्रल f(x) को किसी इंटरवल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटीग्रल a to b बोलते हैं इसको, इंटीग्रल a to b और f(x) into dx। कुछ नहीं करना, जैसे पहले लिखते थे बस वैसे लिख देंगे। बस अब इंटरवल्स की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इस तरह पे हम लिख देंगे, ठीक है, a to b इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसको सोल्व कैसे करते हैं वो भी देखते हैं, a to b f(x) into dx। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक रफ नोट में बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल को भी हम इनडेफिनेट की तरह ही सोल्व करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे इस बार। सोल्व करके ये फंक्शन कैसा आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स ही तो आएगा, फंक्शन बदल जाएगा, ये स्मॉल एफ है कैपिटल एफ है, फंक्शन तो एक्स का ही आएगा जो भी आएगा, क्योंकि हम इसको इनडेफिनेट के रूल से ही सोल्व करेंगे। अब हम इसमें ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट पर इन लिमिट्स को लिख देंगे, a इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड b इज कॉल्ड अपर लिमिट। पहले इंटीग्रल सोल्व करेंगे और फिर लिमिट्स को लिख देंगे। अब लिमिट का काम होगा, अब इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर देंगे पहले तो एफ बी, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले से अपनी तरफ से, और अब लोअर लिमिट पुट कर देंगे एफ ए। तो ए टू बी एफ एस डी एस की वैल्यू फाइनली क्या आएगी, एफ बी माइनस एफ, ये इसका आंसर आएगा। तो डेफिनेशन अगर क्या पूछता है राइटिंग में कि लिख के दिखाओ डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये बनती है कि लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल ए बी, देन डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स रिप्रेजेंटेड बाई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एंड इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम एफ एक्स का इंटीग्रल कर देंगे, एफ एक्स आ जाएगा, मतलब फंक्शन तो एक्स का ही आएगा कोई ना कोई जो भी आएगा, ए टू बी अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का क्या होगा, एक तरह से फॉर्मूला होगा। ठीक, इस फंक्शन इस पूरी कहानी के अंदर ए को बोलते हैं हम लोग, जो ये ए लिखा हुआ है ना लोअर लिमिट, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, कभी आप ए को ही रट लो, जो नीचे वाली वैल्यू किसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ये ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। और इन सब बातों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो हम आपसे कुछ देर बाद जब इस टॉपिक में एंटर करेंगे ना तब बताऊंगा मैं आपको। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में आपको एक्चुअल में जवाब मिलेगा कि ये होता क्या है। ये तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन है। ठीक, तो डेफिनेशंस को आप लोग तुरंत नोट करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे के टॉपिक्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं हाउ टू इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए कुछ मैंने स्टेप लिखे हुए हैं। इन स्टेप का या इन मेथड बोलेंगे, स्टेप तो बोलना गलत होगा यहाँ पर। इन मेथड्स का यूज़ करके हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। तो पहले 1 बाय 1 मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको कराता हूँ एग्जाम्पल 25, और मैं सोच रहा हूँ कि 26-27 भी आपको साथ साथ ही करा दूँ पहले ही, मैं ये सोच रहा हूँ। देखो, हमको कुछ नहीं करना, सोल्व एज इन डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे इन डेफिनेट इंटीग्रल के तरीके से, और बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे। अभी दिखाता हूँ आपको करके एग्जाम्पल। कभी कभी ऐसा भी होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन में हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, मतलब वही टी पुट करना पड़ेगा। वो सब पहचान वही रहेंगी पहले वाली कि किसको टी पुट करना है किसको, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही। फिर आपको याद होगा कि इन डेफिनेट इंटीग्रल में हमने पार्शियल फ्रैक्शन की भी कुछ हेल्प ली थी करने के लिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी यहाँ पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन को। फिर हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स, अभी हम करके आए हैं थोड़ी कुछ देर पहले, इंटीग्रल बाय पार्ट्स की हेल्प से भी हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ये सब पुराने मेथड है अपने, इन्हीं का यूज़ करेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करने में।
तो कुल मिलाकर ये 1 2 3 4 बातें तो आपके लिए नई नहीं, सब पुरानी बातें हैं। हाँ, यूजिंग प्रॉपर्टी, अब यहाँ से एक नया टॉपिक हमारे पास आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी यूज करके भी सोल्व करते हैं और उसको हम पढ़ेंगे 7.10 में जाकर। फिलहाल तो 7.8 और 9 की बात कर रहे हैं हम। तो ये मैंने आपको इसको सोल्व करने के तरीके बता दिए हैं। फिलहाल मैं आपको ये वाला तरीका, ये वाला तरीका, ये वाला तरीका और ये तरीका, इन तरीक़ों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ अभी। एग्जाम्पल नंबर 25 और 26 और 27 पहले हम इनको करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को करने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे इन 4 टॉपिक के ऊपर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एरिया फंक्शन, फर्स्ट फंडामेंटल और सेकंड फंडामेंटल। ठीक, तो मैं इसको आप नोट चाहो तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको रब करूँगा क्योंकि अब मेरा टारगेट क्या है, पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस कराना ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल 25 और 26 27 करेंगे पहले। ठीक है, तो और इन मेथड्स का हम लोग यूज करने वाले हैं। उसके बाद आएंगे हम इन 4 टॉपिक्स पर। तो चलते हैं, अपनी बुक में आप निकाल लेंगे एग्जाम्पल 25 के 4 पार्ट हमारे सामने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, और कुछ भी लिखा हुआ, सिंपल है। इंटीग्रल 2 to 3 x² इंटू dx। तो आपको कुछ नहीं करना। ये कौन सा मेथड है? पहले वाला जो अभी पहले था ना, कि क्या करो, इनडेफिनेट के तरीके से सोल्व करो और लिमिट अप्लाई करो। तो करना क्या है आपको, x² का इंटीग्रल बता दो x³/3। सी भी जोड़ना है इसमें सी नहीं आता, भूल जाओ बिल्कुल। और कितना है भैया, 2 to 3 x² का इंटीग्रल x³/3 और लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। अब इस फंक्शन में पहले पूरे फंक्शन में जो भी ब्रैकेट के अंदर है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसमें आप भरोगे अपर लिमिट। x की जगह 3 भरोगे तो 3/3। अब 2 भरोगे तो 2/3। ये क्या किया, x की जगह 3 भरा पहले, माइनस x की जगह फिर 2 भर दिया। तो 2/3 27/3 और 2/3 8/3। तो 27 - 8 19/3। तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आंसर हमेशा फाइनाइट वैल्यू में आएगा। ठीक, अगर किसी भाई को ऐसा लग रहा है कि इसमें सी क्यों नहीं आता, तो उसका भी हम आपको जवाब बताते हैं। सी क्यों नहीं आता इसमें, एक्चुअल में सी आता तो है। अब सुनना मेरी बात, एक्चुअल में क्या है कि सी आता तो है। x² का इंटीग्रल क्या होता, x³/3 + c अपने पुराने तरीके से, और लिमिट 2 to 3। समझ रहे हैं ना, हमने वही कर दिया कि पहले मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल के तरीके से सोल्व किया, अब लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ध्यान से, क्योंकि ये मैं आपको फिर हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे हम इस काम को। एक्चुअल में सी आता तो है, तो 3/3 भरो पहले, 3/3 + c, तो सी ही रहेगा। माइनस 2 भरो फिर 2/3 + c। इस फंक्शन में जहाँ x था वहाँ पहले 3 भरा, माइनस फिर 2 भरा। तो मुझको बता दो ये c प्लस का है और ये माइनस के तो कटेगा, सिर्फ ये तो बचेगा और तो वही निकल के आएगा मतलब। तो अगर हम बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन में c आता तो है। अगर हम टेक्निकली देखें तो c आता तो है, लेकिन वो हर क्वेश्चन में, क्योंकि हम जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो c तो कैंसिल होना ही होना है हर हालत में कैंसिल होगा, हर क्वेश्चन में होगा। तो उसको हम सी के चक्कर में पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट वो कट जाता है बस अपने आप, ये आप मान सकते हैं। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन में सी को हम अवॉइड करते हैं, लिखते ही नहीं है। लेकिन हाँ, आता है इंटीग्रल, जब हम इंटीग्रल करते हैं तो वो आता है, लेकिन वो यहाँ पर कहाँ गया, वो कट गया अपने आप ही। तो इस तरह भी आप इस बात को मान सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको कराया सिंपल वाला क्वेश्चन कि पहले हमने इसको क्या किया, इनडेफिनेट इंटीग्रल के तरीके से सोल्व किया और फिर लिमिट अप्लाई करी। ठीक, चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट, या पहले मैं सेकंड पार्ट नहीं कराता क्योंकि सेकंड पार्ट में मेरे को सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। पहले मैं आपको कराता हूँ थर्ड पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन वाला थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में कहता है कि इंटीग्रल 1 to 2 x dx, इंटीग्रल 1 to 2 x dx अपॉन x + 1 x + 2। तो आपको देख के याद आया होगा कि यार इस तरह के क्वेश्चन तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में किए थे, क्योंकि अपने को करना क्या है, अपने को क्वेश्चन सब करने उसी तरीके से ही है, बस बाद में लिमिट अप्लाई करनी है।
तो पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रल करेंगे। तो ज़रा थोड़ा मैं तेज़ी से इस काम को करने वाला हूँ। x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 क्या करना था, a अपॉन x प्लस 1, अरे दोनों फैक्टर लीनियर ही तो हैं, b अपॉन x प्लस 2 ये फर्स्ट। अब इसी से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बचेगा, ध्यान देना, x इज इक्वल टू a इंटू कितना x प्लस 2 प्लस b इंटू कितना x प्लस 1, दिस इज सेकेंड। अब आपने को a और b चाहिए, उसके लिए हम इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और a और b निकाल सकते हैं। तरीका ये बताया था कि a के नीचे वाला ही कर दिया करो, ठीक है। a के नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, तो इससे क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे तो -1। ये मैंने आपको वहाँ समझाया तब मैं फिलहाल थोड़ा कम तेज से कर रहा हूँ। x प्लस 1 को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आएगी -1, और यहाँ पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू -1 इन सेकेंड। x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो मन में अपने, x प्लस 1 को रखो 0 के इक्वल, और x क्या आया -1, वो रखना है। रख कुछ भी सकते हैं, 0 1 2 5 कुछ भी रख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रखो इधर -1 a इंटू -1 प्लस 2, और -1 रखने पर ये 0 बन गया। तो -1 इज इक्वल टू 2 -1 1a, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई -1। अब b के नीचे वाला अपने मन में 0 करो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2। तो इस बार हम पुट करेंगे क्या, x की वैल्यू -2 इन सेकेंड, तो -2 इज इक्वल टू, इस बार a 0 बनेगा, और b इंटू -2 प्लस 1, तो -2 इज इक्वल टू -b, माइनस से माइनस कैंसल, तो b इज इक्वल टू t, और ये पुट करो अब फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो क्या बना मेरा क्वेश्चन, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, a की जगह क्या रखा मैंने -1 अपॉन x प्लस 1, b की जगह क्या रखा 2 अपॉन x प्लस 2। तो ये कोई नया काम नहीं था, वैसे पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने आना चाहिए अपने आप से ही, बुक में तो बल्कि डायरेक्ट कर रखे हैं उसमें। तो चलो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन तो कर दिया, अब इसका इंटीग्रल करना है 1 to 2 के इंटरवल में, 1 to 2। तो जब हम 1 to 2 इसका इंटीग्रल करेंगे, 1 to 2 x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx, और लिमिट लिखना मत भूल जाना 1 to 2। तो वही अपना पुराना फॉर्मूला 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रल log x प्लस 1 और लिमिट 1 to 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रल log x प्लस 2। देखो log में मैंने मोड वगैरह आपको समझाए हुए हैं सब रीज़न। कभी आप क्या लगो कि मोड क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम 1 to 2 की रेंज में है, 1 to 2 के बीच ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही होगी तो मोड लगाना जरूरी नहीं है। x प्लस 2 भी 1 to 2 के बीच पॉजिटिव ही होगा तो मोड लगाना जरूरी नहीं है। ये सब मैंने आपको समझाया था 7.2 या 7.1 के इंट्रोडक्शन में कि लोग में मोड लगता तो है, मगर कई बार लगाना जरूरी नहीं होता, तो कई बार हम नहीं लगाते। लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, लिमिट पुट करो बहुत ध्यान से। पहले अपर लिमिट जहाँ x है वहाँ 2 भर रहा हूँ, log 2 प्लस 1 3, माइनस लोअर लिमिट जहाँ x है वहाँ 1 भर रहा हूँ, तो 1 प्लस 1 2, ये हो गया, प्लस यहाँ आ जाते हैं 2 इंटू अपर लिमिट log 2 प्लस 2 4, माइनस लोअर लिमिट log कितना 3, तो माइनस log 3 माइनस log 2 प्लस 2 log 4 माइनस 2 log 3, तो 2 log 3 और 1 log 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये तो माइनस के 3 log 3, माइनस के 3 log 3 और माइनस के log 2 प्लस 2 इंटू इस वाले 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस के 3 log 3 माइनस log 2 और 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया 4 log 2। देखो ये तो आगे से हम कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं, आंसर मैच करने के लिए क्वेश्चन तो हमारा काफ़ी ऊपर सोल्व हो, हमारा आंसर आ गया था वैसे। तो कैसे होगा भैया, माइनस के 3 log 3 और 4 log 2 माइनस के 1 log 2, तो कितने बचेंगे 3 log 2, 3 log 2, ठीक हो गया। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं,
3 कॉमन लेंगे तो log 2 माइनस log 3, अब ये बन जाएगा फॉर्मूला log m/n, और 3 कहाँ था बाहर, ये 3 पहुँच जाएगा इसके ऊपर पावर में, तो log 2/3/3, तो log 8/27, log 8 कितना हो गया 27, log 8 कितना हो गया 27, ठीक। लेकिन ये तो कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को, आंसर तो सही नहीं आ रहा, 32 आ रहा है वहाँ पर, तो 32 आ रहा है, 32 माइनस 1/2 1/x+1 + 2 log x+2, तो माइनस वहाँ पे हमने क्या किया था log 3 माइनस log 2 + 2 log 4 माइनस log 2, तो माइनस, ओह माय गॉड, ये प्लस है भैया, साइन चेंज नहीं किया हमने, प्लस log 2 + log 2, तो 4 और 1 ये 5 बनेंगे, अब ये 5 बनेंगे, और ये कॉमन नहीं आएगा, ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 log 2 माइनस 3 log 3, तो ये बन जाएगा इसके ऊपर जाके पावर log 2⁵, ये बन जाएगा इसके ऊपर जाकर पावर log 3⁵, तो log 32 माइनस log 27, तो log m माइनस log n, log m/n, log m/n, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 32/27, ठीक। तुरंत नोट करेंगे इसको। तो इन दोनों एग्जाम्पल में तो हमने यूज किया था मेथड कौन सा, कि हमने सोल्व कैसे किया था इंडेफिनिट इंटीग्रल के तरीके से, और फिर हमने उसमें लिमिट अप्लाई कर ली। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बताते हैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपको इन डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ रहा है, तो आप लगा देंगे बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चेंज होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों लगा रहे हैं हम। क्या कुछ ऐसा है कि किसी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ है, या फिर इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वहाँ है, कहीं कुछ ऐसा है क्या इसमें? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी लगता है ना जब फंक्शन में किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं रखा हुआ हो आसपास, इनटू में या फिर मल्टीप्लाई में या फिर ऊपर से कहीं रखा हुआ हो, तो हाँ रखा हुआ तो है। x⁵2 का अगर आप डिफरेंशिएशन करो, अगर आप x⁵2 का डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो 3/2 × x⁵1/2, मतलब 3/2 √x आता है, और 3/2 तो कॉन्स्टेंट है, मैंने समझाया था आपको पहले, 3/2 तो कॉन्स्टेंट है, सिर्फ √x होना चाहिए, ठीक। तो मतलब हम किसको टी पुट करने वाले हैं, इधर पुट करेंगे x⁵3/2 को टी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पुट करते टाइम उसके साथ में कोई कॉन्स्टेंट है तो उसको भी साथ में आप लगट लिया करो, उसको भी ले लो साथ में, 30 को भी ले लो, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसको टी मान रहे हैं तब भी डिफरेंशिएशन यही आएगा, और फिर पूरे को मान रहे हैं तब भी यही आएगा, क्योंकि 30 का 0 बन जाएगा, तो उस कॉन्स्टेंट को भी आप साथ में ले लिया करें, ठीक। चलो, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन 30 का 0 माइनस 3/2 यहाँ आ जाएगा इंटू x⁵1/2 dx इज इक्वल टू dt, माइनस 3/2 उधर भेज दो और ये लिखा जाएगा एज √x dx इज इक्वल टू -2/3 dt, ये बनेगा ना। तो जो क्वेश्चन था अपना वो क्या बना, √x dx की जगह, तो -2/3 dt आया, तो √x dx की जगह तो ये आया अपॉन t², अपॉन कितना आया t², अपॉन कितना आया t²। अब एक प्रॉब्लम है, डेफिनेट इंटीग्रल में जो लिमिट्स होती है ना, एक्चुअल में ये वैल्यूज x की होती हैं, ये वैल्यू किसकी होती है, x की। ये मैं आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब कराऊंगा तब बताऊंगा कि जो लिमिट्स होती हैं वो दोनों x की वैल्यूज होती हैं, एक्चुअल में x की वैल्यू होती है, ये मैं बताऊंगा आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स में। मगर जब फंक्शन x में था तो वैल्यूज x की थी, अब तो फंक्शन t में आ गया तो ये वैल्यू भी अब चेंज होगी, ये वैल्यू भी t के लिए आएंगी। तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन तो आप करोगे पहले वाले तरीके से ही, ये तरीका हमने पहले भी कराया आपको, लेकिन लिमिट्स चेंज करनी मत भूल जाना। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में हम लोग लिमिट चेंज करनी है, कैसे करनी है वो देखते हैं। लिमिट चेंज आप इसी की हेल्प से करोगे, इसी की हेल्प से लिमिट चेंज आप इसी की हेल्प से करोगे। देखो कैसे करोगे, जब x की वैल्यू
अपर कोई सी पहले कोई सी ले लो, अपर लोअर। अगर x की वैल्यू 4 है, अगर x की वैल्यू 4 है, ये आप यहाँ भर देना ले जा करके 30 माइनस एक्स की वैल्यू 4 पावर 3/2 इज इक्वल टू टी। ये मैंने यहाँ भर दी। अब इसको सोल्व करना। 4 की पावर 3/2 कैसे सोल्व होगी? 4 की पावर 3/2 को लिखेंगे 4 की पावर 1/2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब कि 8। ठीक है, तो 30 माइनस 8 मतलब कितना आएगा? 30 माइनस 8 22, तो मतलब t की वैल्यू 22, t की वैल्यू 22। तो जो x की वैल्यू 4 के लिए t कितना दे रहा है? 22। तो यहाँ पर अब ऊपर वाइब रखो। अगर x की वैल्यू 9 है तो फिर वहीं पे पुट कर दो 30 माइनस 9 की पावर 3/2 इज इक्वल टू टी, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू वॉट? 9 की पावर 3/2 को कैसे लिखोगे? 9 की पावर 1/2 का क्यूब मतलब कि 3 का क्यूब 27 आएगा, 27। तो 90 और 30 माइनस 27 मतलब कि 3। तो जो वैल्यूज़, जो लिमिट्स x के लिए 4 और 9 थी ना, वो t के लिए 22 और 3 होंगी। अब क्वेश्चन सारा t में आ चुका है, फंक्शन भी, dt भी और लिमिट्स भी। तो -2/3 बाहर, इंटीग्रल 22 टू कितना? 22 टू कितना? 3, और 1/t² को लिख सकते हैं t की पावर -1 इंटू dt। ठीक, तो -2/3 t की पावर -2 का हो जाएगा माइनस ये लिमिट 22 टू 3, ये माइनस, तो देखो माइनस बाहर निकल सकता है, माइनस का कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 2/3, और t की पावर -1 को लिखेंगे 1/t लिमिट 22 टू 3। तो 2/3 अपर लिमिट रखो पहले, तो 1/3 अपर लिमिट रखी पहले, माइनस लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट कितना है? 22। सोल्व करो एलसीएम लेकर, 22 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 66। तो 22 माइनस 3, 22 माइनस 3, तो 2 इंटू 19 अपॉन 3 इंटू 66, ये इससे कैंसिल 33 टाइम, तो 19/99, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कुल मिलाकर हमको समझ में ये आया कि क्वेश्चन में अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है कुछ, तो सिर्फ क्वेश्चन हम वैसे ही करेंगे, बस लिमिट्स चेंज करने का फ़र्क आया। लिमिट्स को आपको चेंज करनी पड़ेंगी, वो लिमिट जो x की थी वो t के लिए आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखते हैं एग्जांपल 4, उसमें भी हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो वहाँ भी समझ में आएगा आपको। एक ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, एक और। तो 0 to π/4 साइन क्यूब 2t इंटू कॉस 2t dt। तो ये क्वेश्चन पहले से ही t में है, ये क्वेश्चन तो पहले से ही t में आ गया। अब देखो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और देखो साइन 2t का डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ कॉस 2t। ठीक, तो हम क्या करते हैं? पुट करते हैं साइन 2t को t, तो पुट नहीं कर सकते, यू कर दो। तो साइन 2t का डिफरेंशिएशन कॉस 2t, 2t का भी तो होगा 2 dt इज इक्वल टू डी। तो कॉस 2t इंटू डी टी, 2 ले जाओ अपॉन में, तो du/2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बना अपना? क्वेश्चन बनता है साइन क्यूब 2t, मतलब साइन 2t का क्यूब मतलब यू क्यूब, और कोस 2t dt, कोस 2t dt की जगह आ गया du/2। तो क्वेश्चन t से u में आ गया। अब ये वैल्यूज t की हैं, लानी अब कहाँ में पड़ेगी हमको? u में। अब ये वैल्यू मेरे को u में चाहिए, उसके लिए हम इसी को लेते हैं। और देखो इधर, इफ़ अगर x की वैल्यू आप t है यहाँ पे, अगर t की वैल्यू लोअर लिमिट है 0 है, तो इसको आप यहाँ भर दो, साइन 2t मतलब कि साइन 2 इंटू 0, तो 0 इज इक्वल टू u। तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, तो 0 पे 0 आ गया। अब रखो π/4, अगर t की वैल्यू π/4 है, तो साइन π/4 इज इक्वल टू u। और कितना होता है साइन π/4? 1/√2। 1 मिनट, गलत हो गया ना, 2 भी गया साथ में। साइन 2t, t कितना रखा मैंने? π/4 इज इक्वल टू u, तो कितना हो जाएगा? 2, साइन π/2 1, तो u इज इक्वल टू 1। तो जो वैल्यू t के लिए 0 to π/4 थी, वो वैल्यू u के लिए 0 to 1 है। ये 1/2 बाहर जाएगा,
और इंटीग्रल होगा, ये 1/2 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, और इंटीग्रल होगा 0 to 1 u क्यूब इंटू डी यू, u क्यूब इंटू डी यू, तो 1/2 u की पावर 4/4 लिमिट्स 0 to 1, तो ये बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है 1/8, यहाँ रह गया u पावर 4 0 to 1, तो 1/8 अपर लिमिट 1 की पावर 4 करो माइनस लोअर लिमिट 0 पावर 4 करो, तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1/8, तो 1/8। तो ये मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्ट्स रिफ्रैक्शन वगैरह 2-3 तरह बताए हैं। ठीक, अभी एग्जाम्पल 26 और 27 जो कि 7.9 के लिए हैं वो भी हम अभी कर ले रहे हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं होगा। फिर चलते हैं उसके बाद उन 4 टॉपिक्स पर। देखते हैं एग्जाम्पल 26 एंड 27 जो कि 7.9 के हैं। 2 एग्जाम्पल हैं 7.9 में, और इनको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, भी साफ दिखाई दे रहा है। पूछो कैसे? क्योंकि -1 to +1 अगर मैं इसको पहले लिख दूं और इसको आगे लिख दूं तो दुनिया में कोई भी देख के बता देगा, दुनिया में कोई भी कह देगा कि भैया इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ, इसलिए तो पुट करेंगे हम इसमें x पावर 5 + 1 को t। अब डिफरेंशिएट जब करोगे तो 5x की पावर 4 1 का 0 dx = dt। अब तो हमको पता चल गया ना कि लिमिट चेंज करनी होती है, तो लिमिट चेंज करो। जब इफ़ x की वैल्यू -1 है, यहाँ पुट करो -1 की पावर 5 -1 + 1 = t, तो देन t = 0। और जब x की वैल्यू +1 है तो इम्प्लाइज 1 की पावर 5 1 + 1 = t, दैट इज t = 2। तो ये क्वेश्चन क्या बना हमारे पास, 1 पर तो 2 आया है, -1 पर कितना आया है 0, और रूट के अंदर जो फंक्शन था वो था t, और 5x की पावर 4 dx को क्या बना दिया हमने dt। तो कुछ भी हम अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ लिमिट्स चेंज करने के अलावा कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। रूट t को पहले आप लोग क्या लिखोगे, t की पावर 1/2, और नाउ इंटीग्रेट t की पावर 1/2 का इंटीग्रल t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, वो हो जाएगा 2/3। समझते हैं इतना? तो 0 to 2, तो 2/3 2 पुट करो, 2 की पावर 3/2 -0, तो 2 की पावर 3/2, और ये कितना है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 5/2। अगर चाहे तो मैं से छोड़ सकते हैं आंसर, 2 की पावर 5/2 अपॉन 3 में देख लेता हूँ क्या आ रहा है एक बार। ये तो नहीं लिखा, उसमें 4√2 लिखा हुआ है। तो चलो अगर ऐसा ना चाहते हो तो फिर हम उसकी तरह लिख देते हैं, भैया उसको क्यों नाराज़ करें। 2 की पावर कितनी है 3/2, मतलब कि 1.5, तो 1.5 ऐसे, तो 2 to 4 4√2/3। इस तरह हम इसका आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक, अच्छा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लगा रहे हैं ना, ये बिना सब्स्टिट्यूट करे भी हम कर सकते हैं कि पहले हम क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व कर लें, सॉरी सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा, लेकिन लिमिट चेंज किए बिना भी कर सकते हैं हम इसको, लिमिट चेंज किए बिना भी कर सकते हैं कि पहले मैं क्वेश्चन को टी पुट करूँगा, लिमिट चेंज नहीं करूँगा मगर, और आंसर मेरा टी में आ जाएगा। तो ये आंसर आने के बाद मैं वापस से वही वैल्यू यहाँ पर लाकर रख दूँगा जो मैंने पुट किया था, जैसा हम पहले करते थे, और अब x की वही वैल्यू में पुट कर दूँगा लिमिट में। ठीक, वो हम आपको दिखाएंगे करके, मगर एक्सरसाइज में करके दिखाएंगे। ठीक है, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि ये वाला पार्ट आप करें, ये जरूरी नहीं होता कि लिमिट्स चेंज आप करें। हम अपने क्वेश्चन को बिल्कुल इंडेफिनिट वाले तरीके से करेंगे, हम लिमिट को भूल जाते हैं थोड़ी देर की, लिमिट है ही नहीं क्वेश्चन में, मैं मानता हूँ कि लिमिट नहीं है, लिमिट है ही नहीं, छोड़ दो। सिंपल क्वेश्चन मान लो उसका पहले वाला इंडेफिनिट वाला, और इंडेफिनिट में इसका आंसर ले आओ। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लिमिट्स को हटा दो, लिमिट नहीं है। अब कैसा करोगे इसको, आंसर अब कैसे आएगा x में, पहले यहाँ तो टी में आएगा आंसर, यहाँ तक टी में आने के बाद आप टी की वैल्यू वापस भी तो रखोगे ना, ये वाली जब रख दोगे फिर अपनी वही लिमिट पूरी कर देना, वही लिमिट आकर रख देना। वो मैं आपको दिखाऊंगा दिखाऊंगा एक्सरसाइज में, अभी नहीं एक्सरसाइज में। चलिए देखते हैं इधर 0 to 1 tan इनवर्स x, और इसको मैं कर लेता हूँ अलग 1 + x² dx, या मैं आपको इसी एग्जाम्पल में दिखाता हूँ करके एक बार। ठीक, कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, पुट करते हैं क्या, tan इनवर्स x को t, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स x का 1/1 + x² dx = dt। समझ में आ गई बात। हम लिमिट चेंज नहीं करेंगे इस बार,
ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिमिट चेंज करेंगे ही नहीं, मैंने क्या बोला, करेंगे ही नहीं। तो tan इनवर्स x दिया क्या आ गया t, और ये क्या बन गया dt, सिंपल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रल t²/2। आप देख रहे हैं मैंने लिमिट चेंज नहीं करी, वो लिमिट लेके चल रहा हूँ मैं। अच्छा इंटीग्रल तो कर दिया ना, इंटीग्रल तो हम लोगों ने कर दिया, कितना कर दिया हमने, t का इंटीग्रल t²/2 = 1। तो अब आपको करना ये है, अभी ये लिमिट यहाँ पर जाना गलती से, क्योंकि ये वैल्यू एक्चुअल में x की चल रही है। पहले आपको ये 2 बाहर आ गया, t की वैल्यू वापस ला कर रखो, पहले अपना आंसर को x में ही लाओ, पहले अपने आंसर को x में ही लेके आओ। देखो यहाँ पर हम t में ही वैल्यू पुट कर दे रहे थे, जब लिमिट चेंज करेंगे, जब अपन लोग लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट्स को t में ही पुट कर देंगे। लेकिन अगर बाई चांस आप ऐसे चाहते हो कि हम लिमिट चेंज ना ही करें, तो आप लिमिट्स को ऐसे ही लेके आओ। लेकिन सुनो मेरी बात, t की वैल्यू पहले वापस रखना x, और अब x में भरना। अब इसको आप x में पुट कर देना, 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो 1/2 tan इनवर्स 1 होता है π/4 पर, 0 होता है 0 पर, तो फाइनली π/8। तो बिना लिमिट्स चेंज करे भी हम सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस याद ये रखना है कि अगर आप लिमिट चेंज कर रहे हैं, अगर आप लिमिट्स चेंज कर रहे हैं, अगर आप लिमिट्स चेंज कर रहे हैं, तो क्योंकि लिमिट्स अब t की आ गई तो t में ही रखी जाएंगी। तो वो t में ही रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने लिमिट्स चेंज नहीं करी हैं, तो यहाँ पे आने के बाद t को पहले x में लाओगे, फिर आप x की वैल्यू वहाँ पुट करोगे। लेकिन मेरा सजेशन आप लोगों के लिए है कि आप ये वाला मेथड लगाना, लिमिट्स चेंज करना, ठीक, क्योंकि ये फ़ायदे का है। क्योंकि आगे जाके हमको जो 7.9 10 करनी है, वहाँ पर यही मेथड हम लोग यूज करेंगे। मैंने भाई आपको ऑप्शन बता दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं हम बिना लिमिट्स चेंज करे, ठीक है, लेकिन आपको लिमिट चेंज करके ही करना है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का ये इतना इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। हमको डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन समझ में आ गई है, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया है, लिमिट्स कैसे रखते हैं, इंटीग्रल को सोल्व कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में लिमिट पुट करके या फिर लिमिट्स को चेंज करके, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे, एरिया फंक्शन और फंडामेंटल थ्योरम और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। थोड़े टॉपिक हैं, चारों अभी कवर हो जाएंगे 20 मिनट में ही अगली। तो इसको नोट करो, देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और मैं आपको ये एक बार बता के चलूँगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ उनको क्वेश्चंस करने आ गए जैसे मैंने अभी कराए हैं, और बस उनके लिए सफिशिएंट है, उनके लिए बहुत हो गया कि हमको क्वेश्चन करने आ गए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भी हकीकत है कि काफ़ी क्या कहूँ, बस स्कूल्स में भी हालांकि टीचर्स भी कई बार इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, क्योंकि जितना मैंने आपको अभी तक बताया है ना, सिर्फ उतने से भी हम पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, 7.8 9 10 पूरी कर सकते हैं। इसको बताए बिना भी मैं आपको एक्सरसाइज सारी करा सकता हूँ। जितना मैंने अब तक आपको बताया ना, जितना मैंने अब तक बताया है पिछले 40 मिनट में, उससे सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी भी नहीं, और दिक्कत सच में आएगी भी नहीं। लेकिन अगर आपको सच में समझना है कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, लेकिन उस नॉलेज से ना सिर्फ आप क्लास 12 की पास कर पाओगे, मतलब नंबर ले आओगे, केवल आपको नॉलेज नहीं होगी। अगर आपको सच में कंपटीशन क्रैक करना है कोई भी, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल को ज्योमेट्रिकली समझना ही पड़ेगा, ये मैं पहले बता दूं। और कई बच्चों को पता भी नहीं होता कि ये होता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्योंकि 7.10 में जब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ वाला इंटीग्रल समझाऊंगा, मैंने आप थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था ना, एक डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग बाय प्रॉपर्टी 7.10 में पढ़ेंगे, उसमें इसका यूज करूँगा मैं, इस चीज़ का वहाँ मैं इसका यूज करूँगा, ठीक। हालांकि उसको भी मैं बिना यूज ही करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कराऊँगा, मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा आपको। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझें, क्योंकि अगला चैप्टर तो टोटल ही इसके ऊपर बेस्ड है, यही ध्यान रखना। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इससे पहले एक बात याद करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या था। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमको क्या दिया था, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हमको ज्योमेट्रिकल देता है फैमिलीज ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व्स।
वो मैंने आपको पहले बताया था 7.1 में। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल फैमिली ऑफ कर्व नहीं देता, और ना ही इसका उससे कुछ लेना देना है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं, ये अपना अलग ही मैटर है। क्या है देखते हैं। फिर बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान सुनना। ये मैंने एक्सिस बना लिए हैं और मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही कंसिडर कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको। एक्चुअली मैंने मान लिया कि ये कोई कर्व है, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि डेफिनेशन से हमको ये तो पता ही है ना कि लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स एक क्लोज इंटरवल ए बी में ये वैल्यू एक्स की ए हो गई और ये वैल्यू हो गई एक्स की बी। याद रखना, डेफिनेट इंटीग्रल हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ही कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका हम इंटीग्रल नहीं कर सकते। सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया किसी ने कि इंटीग्रल 0 to पाई tan x को इंटीग्रल करो, तो ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, बिकॉज tan x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। या करो पाई बाई 2 पर tan x डिसकंटिन्यूअस है, तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्वेश्चन ही गलत है, नहीं आप इसको कर पाओगे। ठीक, तो डेफिनेट इंटीग्रल हम हमेशा एक कंटिन्यूअस इंटरवल में ही सोल्व करते हैं, कंटिन्यूअस इंटरवल में। तो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल a to b। चलो थोड़ा सा मैं इसको और ऐसा कर देता हूँ और अच्छा समझ में आएगा आपको। ये किसी कर्व का ग्राफ हो गया, ये किसी कर्व का क्या हो गया ग्राफ। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स किसी कर्व का ग्राफ है, और ये है मेरे पास x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू कितना b। अब आप मेरे को क्या बताओ, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप डाल ली, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पट्टी एक, ठीक, और इस पट्टी की जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितना है dx, कितना है वो dx। अब ये dx क्या चेक करें, देखो x एक्सिस पर पड़ने वाली किसी भी मेजरमेंट को x से नोट करते हैं, भाई ये वैल्यू x की है तो ये a हो गई, ये वैल्यू x की है तो ये b हो गई। इस स्ट्रिप की जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये विड्थ है, इतनी विड्थ है जो आपको शायद दिखाई दे रही होगी, वो दी तो x ही होगी भाई। इस x एक्सिस पर पड़ने वाली किसी भी नंबर को हम x से नोट करते हैं, तो क्योंकि ये फिलहाल अननोन है तो कुछ तो होगी, मैंने उसको x माना और ये d को लगाया, एक्चुअल में ये डेल्टा x है। समझ में आया ना, जो हमने आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था कि डेल्टा यूज कब करते हैं हम, वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए। एक्चुअल में ये स्ट्रिप बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ज़्यादा, जहाँ तो मैंने फिर भी इसको चौड़ी बना दी आपको दिखाने के लिए, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी, ये बहुत पतली स्ट्रिप है, तो कुछ तो चौड़ाई होगी इसकी, बहुत स्मॉल है तो डेल्टा एक्स, और कैलकुलस में हम डेल्टा को डी से नोट करते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में dx। तो इसकी जो चौड़ाई है, इस पट्टी की जो चौड़ाई है कितनी है dx, ध्यान देना मेरी बात पर। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो चौड़ाई है कितनी है dx। अच्छा, इसकी हाइट कितनी होगी बताएगा कोई, क्या कोई बच्चा है क्लास में जो बता सकता है कि इसकी चौड़ाई, सॉरी इसकी हाइट कितनी होगी? नहीं, मैं बताता हूँ इसको आपको भी। कर्व को मैं लिख देता हूँ ऊपर y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपको इस पॉइंट पे जाने के लिए क्या चाहिए होता है पता है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये वाली हाइट, ये तो चाहिए होती है। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये तो आएगा एफ सी सा, और x पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू देगा एफ एक्स वो होता है ऑर्डिनेट। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, इसका मतलब इसकी हाइट कितनी हो गई एफ एक्स। समझ में आई बात? ये बात नोट करना, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से अभी इस चीज़ को। ये मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर वैल्यू इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट पता करूँ तो x कॉमा एफ एक्स होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस x है और फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो होती है एफ एक्स। ये सब आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिस्टम से। तो सुनो, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो तो है dx, ब्रेथ पर कितनी है इसकी dx, और हाइट कितनी है यानी कि लेंथ कितनी है इसकी fx। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, कितना होगा, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ fx इंटू ब्रेथ। ये तो होता है, और हम इसको लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, fx इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको नोट कर लेना क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ। चलो, ये मेरे को शो नहीं करना है फालतू में, क्योंकि इस फिगर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी इससे। ये मैंने आपको सब समझाने के लिए बनाया था। अब इस तरह की एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी,
ठीक है, समझ रहे आप बात को। और एक इस तरह की स्ट्रिप मैंने यहाँ भी ड्रॉ कर दी। तो क्या मैं इस इंटरवल में x इज इक्वल टू ए से लेकर और x इज इक्वल टू बी तक कितनी स्ट्रिप ड्रॉ कर सकता हूँ इनफाइनाइट? समझते हैं अपनी बात को, ठीक। और जब मैं इन सारी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करूँगा, बहुत ध्यान सुनना, एक्चुअल में इंटीग्रल का मीनिंग मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इंटीग्रल का मतलब जोड़ना होता है, ऐड। इंटीग्रल का मतलब होता है जोड़ना, कुल मिलाकर सिंपल भाषा में बात करें इंटीग्रल को जोड़ना बोलते हैं। तो अगर मैं वो कोई स्ट्रिप छोटी है लेंथ में, हाइट में, कोई स्ट्रिप बड़ी है, कोई इससे कम साइज़ की है, लेकिन अगर मैं इन सारी स्ट्रिप्स के एरिएज को, जैसे इसका एफ एक्स डी एक्स आया, इसका भी कुछ ऐसे आएगा एफ एक्स डी एक्स, इसका भी कुछ ऐसे आएगा एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे एक्स अलग है और उन सब पॉइंट पर एफ एक्स भी अलग ही होगा। समझ रहे हैं आपको आप? तो इन सभी की सभी, जैसे कि एक स्ट्रिप का एरिया कितना आया एफ एक्स इंटू डी एक्स, मेरे को इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया को प्लस करना है। कहाँ से कहाँ तक करना है? ए से बी तक। ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है? ए से बी तक। तो एक्चुअल में क्या कर देंगे? इंटीग्रल कर देंगे ए से बी तक, ठीक। तो ये तो था एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये तो था क्या था, एक आप बिल्कुल ऐसा मत लिखें, मिस्टेक हो जाएगी, ऐसा लिखें आप एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, ठीक। और एरिया ऑफ अंडर कर्व, एरिया ऑफ अंडर कर्व, अंडर कर्व एफ एक्स, कर्व एफ एक्स के अंदर का एरिया, जो कर्व एफ एक्स के अंदर का एरिया बना हुआ है, ये जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया इन सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को प्लस करके तो आएगा, जोड़ के तो आएगा। और हम जोड़ते कैसे हैं कैलकुलस में? इंटीग्रल करते हैं ए से लेके बी तक का इस स्ट्रिप्स का, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है इसका? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है, डेफिनेट इंटीग्रल जो है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एरिया अंडर कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? x इज इक्वल टू ए टू बी। तो किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल हमको क्या देता है? उस कर्व के अंदर का एरिया, उस कर्व से घिरा हुआ एरिया। इस कर्व ने अपने अंदर कितना एरिया कवर किया हुआ है, कितना एरिया घेर रखा है, कितना एरिया बाउंड किया हुआ है, वो बोलते हैं। तो क्या से बताया मैंने आपको? ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर आपसे कभी कोई पूछे, अगर कोई आपसे कोई पूछे कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, तो आपको उसको सिर्फ इतना बोलना है कि अगर कोई कर्व है x इज इक्वल टू ए से लेके बी तक कंटिन्यूस कर्व है, तो इस कर्व ने जितना भी एरिया कवर किया हुआ है अपने अंदर, y इज इक्वल टू एफ एक्स ने जितना भी एरिया कवर किया हुआ है ए से बी तक, वो एरिया निकल के आता है, ठीक। तो अगर हम कभी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और मान लो सपोज दैट, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इसका आंसर 1/9 आ गया, तो मतलब इस कर्व के अंदर का जो एरिया है वो 1/9 स्क्वायर यूनिट है। इस कर्व के अंदर का जो एरिया है वो कितना है? 1/9 स्क्वायर यूनिट है। जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी पीछे एग्जाम्पल्स में आई थी, वो सब की सब, ठीक। और इसी चीज़ का यूज़ हम लोग करेंगे अगले चैप्टर में, उसका नाम ही यही है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। वहाँ पर हम लोग एरिया अंडर कर्व ही फाइंड करते हैं। तो इन सारी बातों को नोट कर लेना, खास करके ये वाली बात कि एरिया ऑफ अंडर कर्व एफ एक्स क्या होगा? ए टू बी एफ एक्स, इतना। ये सब इसका कंक्लूजन निकाला मैंने, ठीक है, कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इन ए टू बी क्या होगा? एरिया अंडर कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए से लेके बी तक जितना भी एरिया कवर किया हुआ है इस कर्व ने, उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल इस कर्व का। तो कुल मिलाकर ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है वो होता है एरिया अंडर कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक। तो इस बात को तुरंत नोट कर लेंगे बहुत तेजी के साथ। फिर देखते हैं एरिया फंक्शन। तो बात करते हैं एरिया फंक्शन के बारे में। हालांकि इसका कोई ज़्यादा खास यूज आएगा नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं। एरिया फंक्शन कहते हैं, सुनो मेरी बात, जो मैंने आपको अभी समझाया था ना, बस समझ लो वही एरिया फंक्शन है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा बीच में। ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेंट, ये हो गया कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये हो गया ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ए एंड दिस x इज इक्वल टू बी। तो डेफिनेट इंटीग्रल तो क्या था? x इज इक्वल टू
ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक के लिए एरिया। ठीक, हमने क्या कहा, पहला एक बात ध्यान रखना, वी हैव, जो हमारे पास में है, वी हैव बाय डेफिनेट इंटीग्रल, वी हैव बाय डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल से इतनी जानकारी तो हमारे पास अब आई गई ना कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। इतनी जानकारी तो हमारे पास आई गई अब कि डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स का, एरिया अंडर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। अब हमने क्या किया, लेट एक्स बी एनी पॉइंट, लेट एक्स बी एनी पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इस इंटरवल में कहीं भी आप एक पॉइंट मान लो x, ठीक, तो क्या मैंने पॉइंट मान लिया x, ठीक हो गया, ठीक होगी बात। अच्छा, ए टू बी क्या था, पूरा एरिया ए से बी तक का पूरा एरिया। अब मेरे को अगर ए से लेके x इज इक्वल टू ए से लेके और x तक का ही एरिया फाइंड करना हो तो ये तो एरिया बैठेगा। सो एरिया फंक्शन डिफाइंड एज, एक्चुअल में एक फॉर्मूला है, एरिया फंक्शन डिफाइंड एज, तो एरिया फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, एक्चुअल में एरिया फंक्शन को डिनोट करते हैं ए एक्स से, और ये हमको देता है ए से लेके एक्स तक का एरिया, सिर्फ ए से लेके एक्स तक का एरिया एफ एक्स डी एक्स, बस ये चेंज आया खाली। मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया अब आपके लिए, क्या बन गया, जनरल फॉर्मूला। अगर आपको एक्स ए से लेकर एक्स तक का फॉर्मूला, ए से लेकर एक्स तक का एरिया फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। आपको ए से लेके एक्स वन है मान लो, एक्स वन तक का निकालना है तो क्या लिखोगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स वन एफ एक्स डी एक्स। मान लो मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूँ एक्स टू, तो क्या लिखोगे, ए टू एक्स टू एफ एक्स डी एक्स। जब बी तक निकालना है तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये कुल मिलाकर डेफिनेट इंटीग्रल के इस फॉर्मूले का एक जनरल फॉर्म बन गई कि एरिया फंक्शन डिफाइंड एज ए एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, जिससे हमको क्या मिलता है, एरिया अंडर कर्व, इससे हमको क्या मिलता है, एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू x तक का जनरल में। ठीक, अब x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो और वहाँ तक का एरिया हम इससे फाइंड कर सकते हैं, तो नोट करेंगे इसको भी तुरंत। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, इसका स्टेटमेंट ये है कि लेट f बी ए कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। f जो है कंटिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल ए बी के अंदर, एंड ए एक्स बी द एरिया फंक्शन, ए एक्स क्या है, एरिया फंक्शन, तो ए डैश एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स। सिंपल सी बात याद रखनी है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होती है कि लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी एंड ए एक्स बी द एरिया फंक्शन, देन ए डैश एक्स, मतलब इस एरिया फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, ए डैश एक्स मतलब एरिया फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, एफ एक्स। ठीक, और ये बात तो लागू होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए, जितने भी एक्स बिलोंग करेंगे क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक, प्रूफ इसका नहीं है हमारे सिलेबस में और इसका यूज भी नहीं है हमारे सिलेबस में कहीं, मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको समझना है ना कि ए डैश एक्स की वैल्यू एफ एक्स कैसे आई, देखो सुनो मेरी बात, ए एक्स क्या है, ए एक्स तो ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया और ये आ गया एफ एक्स। ठीक, तो या तो आप इसको रट लो कि भाई ए डैश एक्स एफ एक्स होता है, या मैं आपको सोलो समझा देता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स पता है क्या था आपको? ये इंडेफिनेट की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.1 या 2 में इंडेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन होता है, ये एंटी डेरिवेटिव होता है, तो ये वैल्यू तो जो कि तू एफ एक्स से निकल के आती है। ये हमने आपको बताया था पहले कि इंटीग्रल करो, एक फंक्शन का इंटीग्रल करो, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, एक फंक्शन का एफ एक्स का इंटीग्रल करो, फिर उसी का डिफरेंशिएशन करो तो एफ एक्स ही आएगा। ये बात तो क्या थी इनडेफिनेट इंटीग्रल में। अब क्या है, फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर डी बाई डी एक्स करना है आपको डेफिनेट इंटीग्रल में, तो इस बात में और इस बात में क्या फ़र्क है। यहाँ पर इंटीग्रल इनडेफिनेट था, यहाँ पर इंटीग्रल डेफिनेट है।
तो आपको क्या पता है कि जब हम fx का इंटीग्रल करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल है, एक वैल्यू निकल के आएगी, कॉन्स्टेंट निकल के आएगा यहाँ पर। तो fx का इंटीग्रल करो, वैल्यू पुट करो तो एक कॉन्स्टेंट निकल के आएगा और उस कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो। भाई कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होता है ना, लेकिन ये बात गलत है। ऐसा मत कर देना कभी भी कि आप कभी किसी फंक्शन का किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल और उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट जीरो मत लिख देना, ये बात गलत है। होता कैसे है मैं बताता हूँ आपको, हालांकि हमारे सिलेबस की बात तो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अभी, सुनो मेरी बात। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि डिफरेंशिएशन अगर आपको कभी भी करना है किसी ऐसे, ठीक है, ये आपको सोल्व करना है लिमिट वाले इंटीग्रल का मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रल का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करना है आपको, ये मत सोचना कभी भी कि डिफरेंशिएशन करा, लिमिट पुट करी, कांस्टेंट आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे और जीरो आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका रूल ये है कि आप पहले इसमें फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर दो, तो क्या बना fy, ध्यान सुनना। अब पहले इसमें अपर लिमिट पुट करो, लिख दो, और अब इसी का डिफरेंशिएशन इसकी लिखो मल्टीप्लाई में, इसी का डिफरेंशिएशन, ठीक, माइनस सेम ये काम अब करो। अब ये पुट करो यहाँ पे, और अब इसी का डिफरेंशिएशन मतलब कि 1। तो ये इसको सोल्व करने का तरीका होता है, क्या होता है तरीका, और इसको हम बोलते हैं लेबनीज रूल। ये पढ़ोगे आप, कंपटीशन वगैरह पढ़ोगे, इसको बोलते हैं लेबनीज रूल। क्या बताया, पहले फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो, ऊपर लिमिट, फंक्शन में ये वैल्यू पुट करो और इसी लिमिट का डिफरेंशिएशन करो, माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो तो fx ही रहेगा और इसी का डिफरेंशिएशन करो। इसी का मैंने यहाँ यूज किया है। वो कैसे किया है सुनना मेरी बात ध्यान से, ये कैसे निकालना। ax है मेरे पास में, क्या है, ax इज इक्वल टू a2x fx dx, और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इस ax का डिफरेंशिएशन। जरा इसका डिफरेंशिएशन बताओ इस रूल से। ax का तो होगा a डैश x, ax का तो क्या होगा a डैश x। मतलब यहाँ पे करोगे ना आप डिफरेंशिएशन, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है, और इसी का डिफरेंशिएशन मतलब 1, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे और इसी का डिफरेंशिएशन 0, जो कांस्टेंट है। अपर लिमिट रखी और इसी का डिफरेंशिएशन, माइनस, लोअर लिमिट रखी और इसी का डिफरेंशिएशन, तो ये तो 0 बन गया। सिर्फ क्या बचा, सिर्फ मेरे पास क्या बचा, a डैश x इधर और इधर क्या बचा fx। तो एक्चुअल में फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं, वैसे हमारे सिलेबस में ये सब बातें हैं नहीं, ठीक। तो नोट करेंगे तुरंत इसको। लास्ट टॉपिक रह गया है मेरे पास सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, उसे भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम देखो, एक्चुअल में कुछ नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन जो मैंने आपको शुरू में लिखवाई थी वही है, कुछ नहीं लिखा हुआ मैंने यहाँ पर। कहते हैं कि लेट स्मॉल एफ है, फिर आगे चलकर कैपिटल एफ है, ध्यान रखना। लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी एंड एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। इस स्मॉल एफ फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एफ है, मतलब इसका इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल, ये इसका इंटीग्रल है। देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस एफ एक्स का जो हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे वो कैसे करेंगे, एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे, मतलब एफ एक्स का इंटीग्रल लिखेंगे, उसमें लिमिट शो करेंगे, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन बताई थी, उसी को बोलते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। कभी भी नहीं आएगी लिखने के लिए, टेंशन मत लेना, बस फिलहाल समझ लो कि लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी एंड कैपिटल एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, एफ एक्स कैपिटल वाला, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका इंटीग्रल ए टू बी इज इक्वल टू होगा एफ बी माइनस एफ ए के, ठीक है। ये तो हमारे इस वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल का सारा कंसेप्ट पूरा हो चुका है। डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कैसे कैसे उसको यूज़ करेंगे, उसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स, ज्योमेट्रिक मीनिंग, फंडामेंटल थ्योरम्स, ठीक। अब आप इस सारे को अच्छे से रिवाइज करेंगे, और जैसा भी आपने फील किया है मुझे फील करके बताएंगे कमेंट करके, और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके जरूर पूछेंगे मुझसे, ठीक है।
फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम करेंगे 7.8 का सॉल्यूशन और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 7.9 का सॉल्यूशन। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।